नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें कॉलेज शिक्षा के विभिन्न सहायक और सह आचार्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर, और आज जो हम क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा की विकासात्मक अवस्थाओं पर हम बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम ले रहे हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, और जिसके तहत हम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का तथ्यात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा के विकास क्रम को जब हम देख रहे हैं तो हमने बीती कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो तीसरी अवस्था है वो अपभ्रंश है, और किस प्रकार अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में वहाँ विद्यमान रही है। हमने ये जाना कि किस प्रकार जो रामचंद्र शुक्ल बात करते हैं कि अपभ्रंश नाम जो है राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में सर्वप्रथम मिलता है, जहाँ पर उनके पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का ज्ञाता बताया गया है। किस प्रकार अपभ्रंश के लिए आचार्य दंडी जो है आभिरो की भाषा ये शब्द प्रयोग में लेते हैं, किस प्रकार भरत मुनि आभिरोक्ति कहते हैं, और किस प्रकार वाग्भट्ट और जो हेमचंद्र हैं वो ग्राम भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार इस अपभ्रंश से हुआ है। इस कालांश में हम सभी उन प्रश्नों का चयन भी करेंगे जो बीते वर्षों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हो या कॉलेज लेक्चरशिप परीक्षा हो या कि स्कूल लेक्चरशिप हिंदी की परीक्षा हो। तो हम उन सभी प्रश्नों का समावेश, उन सभी तथ्यों का समावेश इस कक्षा में करने की कोशिश करेंगे। विषय का गहन अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तथ्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की इस कक्षा की चेष्टा है। तो इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिन्हें हम इंडो आर्यन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, इसका यदि हम देखें तो सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है हॉर्नले लेकर आते हैं, और वो 1800 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम करते हैं। यदि हम हॉर्नले के इस वर्गीकरण को देखते हैं तो वो पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन ये वर्गीकरण करते हैं, और वो मध्य देश को भीतरी आर्य कहते हैं, और बाहरी देश को जो आर्य भाषा कहते हैं तो वहाँ बाहरी आर्य कहते हैं। तो इस प्रकार भीतरी आर्य और बाहरी आर्य दो वर्गों में वो विभाजित कर देते हैं। इसके पश्चात यदि हम जो वर्गीकरण देखते हैं हॉर्नले के पश्चात 1880 के पश्चात जो वर्गीकरण आता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का आता है, और वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वो वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, और इसके अंतर्गत वो बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा इस तरह का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन जो है, यदि हम इस दृष्टि से देखें, भाषा वैज्ञानिक वो माने जाते हैं, और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले वो पहले भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं, और उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति का आधार भी जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो रहा है। तो वहां पर यदि हम बात करें तो वो बाहरी उपशाखा की यदि हम बात करें तो वहां उत्तरी पश्चिमी समुदाय रखते हैं लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय में वो मराठी को रखते हैं, और पूर्वी समुदाय में वे उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया इन भाषाओं को रखते हैं। तो ये जो सर्वे रहा है, ये उनका जो भाषाई वर्गीकरण रहा है, वो बाद के वर्गीकरणों के लिए एक आधार भूमि जरूर तैयार करता हुआ सा दिखाई देता है। इसके पश्चात जो वर्गीकरण मुख्य रहता है वो सुनीति कुमार चटर्जी का रहता है, और वे ग्रियर्सन के जो वर्गीकरण है उसकी आलोचना करते हैं, और ध्वनि और व्याकरण के आधार पर जो ग्रियर्सन का वर्गीकरण रहा है उसकी वो आलोचना करते हैं, और अपना वर्गीकरण वो उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य इस तरह वो प्रस्तुत करते हैं। जो हिंदी भाषा परिवार रहा है उसके वर्गीकरण का आधार ग्रियर्सन और जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उनके वर्गीकरण का वो आधार रहा है। धीरेन्द्र वर्मा को भी मानक माना गया है, और उस आधार पर यदि हम देखें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं जो कि हमने बीती कक्षा में भी देखा, पूर्वी हिंदी,
जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी, इनकी हम बात करते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, विकल्प में ये दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है। तो आपको पश्चिमी हिंदी की ये जो 5 प्रमुख बोलियां हैं, इनके नाम ध्यान रखने हैं कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इसी तरह पूर्वी हिंदी की जो बात करते हैं, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं और 3 बोलियां इसमें समाहित है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की यदि हम बात करें, जो कि हिंदी की तीसरी उपभाषा है, तो इसका विकास भी शोरसैनी अपभ्रंश से होता है। और राजस्थानी हिंदी की यदि बात करें तो इसकी 4 यद्यपि प्रमुख बोलियां हैं और अनेक उपबोलियां हैं, जिसमें मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, मालवी और बागड़ी, ये प्रमुख हैं। पहाड़ी हिंदी की यदि हम बात करें तो शोरसैनी अपभ्रंश से ही ये भी विकसित हुई हैं और पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये प्रमुख बोलियां हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा, जो हिंदी की 5वीं उपभाषा है, वो विकसित होती है और मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। तो ये प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इस वर्गीकरण को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। इसलिए ये वर्गीकरण सदैव ध्यान में रखना है। हम इन्हीं उपभाषाओं की बात कर रहे हैं, जो हमने 5 उपभाषाएं देखी हैं हिंदी भाषा परिवार की। इन्हीं उपभाषाओं का अध्ययन हम क्रमिक रूप से करेंगे। तो यदि हम सर्वप्रथम देखें तो राजस्थानी हिंदी को देखते हैं जब, तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान और मालवा जनपद में विशेषतः बोली जाती है। देखिए, क्षेत्र के अनुसार भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थानी हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो ये राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक बोली जाती है और लगभग 4 से 4.5 करोड़ के आसपास की जो आबादी है वो राजस्थानी हिंदी उपभाषा को बोलती हैं। यदि हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जो ट वर्ग है, इसका बाहुल्य इस भाषा में दिखाई देता है। मीरा इस क्षेत्र की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और उनके जो पद हैं वो भी ब्रज और जो राजस्थानी की एक प्रमुख बोली है मारवाड़ी, उसमें उनके पद मिलते हैं। इस भाषा में एक ळ शब्द भी मिलता है, जो कि मराठी में भी प्रयुक्त होता रहा है। यदि हम राजस्थानी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियों की देखें तो जैसा कि मैंने बताया, 4 प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, ये प्रमुख बोलियां हैं। और यदि हम मारवाड़ी की बात करें तो पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। प्रश्न बनता है ये कि निम्न में से किसे डिंगल कहा जाता है, तो पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल की संख्या से अभिहित किया गया है। जयपुरी की जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, जयपुर से संबंधित होने के कारण, और जयपुर का चूंकि पुराना नाम जो है ढूंढाड़ प्रदेश है, इसीलिए यहाँ की जो बोली है उसे ढूंढाड़ी कहा जाता है। और यदि इसकी उपबोलियां देखें तो तोरावाटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती इसकी और जयपुरी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न बनता है, इसलिए आपको उपबोलियां भी ध्यान में रखनी है। यदि बात करें हम मेवाती की, तो मेव जाति से संबंधित होने के कारण और चूंकि मेवात क्षेत्र की बोली है, इसलिए इसका नाम मेवाती पड़ा है। और इसकी एक मिश्रित जो उपबोली है वो अहीरवाटी है, जो कि गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यदि अन्य बोलियां देखें तो राठी, नहरे, कठर, गुजरी, ये मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। तो ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि अहीरवाटी का संबंध किससे है, मीरा के पद किस भाषा में मिलते हैं और डिंगल किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी जो है ट वर्ग बहुला भाषा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरी उपभाषा की यदि हम बात करें तो बिहारी हिंदी की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि 3 प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें भोजपुरी,
मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां हैं। यदि हम देखें तो एक तथ्य यहाँ पर यह भी मिलता है कि भोजपुरी जो उपभाषा है उसका बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1989 ईस्वी में राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ है, ये इतिहासकार बताते हैं। और यदि हम देखें तो बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी मानी जाती है, और लोक प्रचलन की दृष्टि से भी ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। तो लोक प्रचलन की दृष्टि से, देखिए हम साहित्यिक दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लोक प्रचलन की दृष्टि से कह रहे हैं। इस बोली का विकास भी बहुत अधिक हुआ है, इस बोली में सिनेमा जो है वो बहुत अधिक विकास कर पाया है। तो लोक प्रचलन की दृष्टि से, लोकप्रियता की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, ये प्रश्न बनता है यहां पर। भिखारी ठाकुर जो हुए हैं उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, और उन्होंने विदेशिया जो नाटक है, जो कि बहुत लोक प्रसिद्ध नाटक है, उसकी रचना की है, और अन्य 12 नाटकों की और रचना भी इन्होंने की है। तो ये भी प्रश्न ध्यान में रखना चाहिए कि भिखारी ठाकुर जो हैं उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। यदि हम इसकी अन्य जो बोली की बात करें, जब हम मगही की बात करते हैं तो मगही या मागधी, मगध की जो भाषा है वो मगही है, और मागधी का ही विकसित जो रूप यदि हम देखें तो वो मगही कहा जाता है। यदि हम इसका परिनिष्ठित रूप यदि हम देखें तो गया जिले में इसका परिनिष्ठित रूप प्रयुक्त होता है, और इसमें पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है, जिसमें यदि हम देखें गोपीचंद और लोरिक के जो लोकगीत है वो मगही में लिखे गए हैं। इसी तरह यदि हम बिहारी की जो तीसरी बोली की यदि हम बात करें तो मैथिली है, और मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यदि हम देखें तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का, जनपदीय भाषाओं का उल्लेख है, और इस अनुसूची में यदि हम देखें तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और उर्दू, ये भाषाएं थी। इसके पश्चात सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली समावेशित हुई, और तदुपरांत यदि हम देखें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसके समेत 22 जो हैं वो प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो इसीलिए हमने यहाँ देखा कि मैथिली जो है वो भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जो भाषा है, कौन सी जो बोली है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए हिंदी जो है वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 प्रादेशिक भाषाओं में से एक बोली वहां पर नजर आती है। इसी दृष्टि से यदि हम एक तथ्य यहाँ पर और बनता है कि साहित्यिक दृष्टि से मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है। तो लोक प्रचलन की दृष्टि से हमने देखा भोजपुरी, और साहित्यिक दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है। यहाँ पर प्रश्न 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, समावेशित है या नहीं है, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 बोलियां समावेशित हैं, और जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, जैसा कि नाम से ही विदित है। और उत्तरी कौशल से लेकर उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है, जो कि पूर्वी हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। 3 बोलियां हैं, हमें पता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये ध्यान में रखना है। अवध शब्द को यदि हम देखें तो अयोध्या का ही तद्भव रूप है, और अवधी जो बोली है इसके लिए यदि हम देखें तो कोसली और बेसवाड़ी, इन शब्दों का प्रयोग भी अवधी के लिए अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया है। अवधी का अध्ययन हम कर चुके हैं, और अवधी को यदि हम देखें तो प्राकृत जो पेंगुलम है उसमें अवधी के प्रारंभिक रूप दिखाई देते हैं। बेसवाड़ी
मिर्जापुरी और बघोनी जो हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसकी ये 3 उपबोलियां बताई हैं। अवधि के विकास को यदि हम देखें तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें यदि हम आदिकाल देखें तो लगभग 700 से 1400 ईस्वी, क्योंकि प्रारंभिक रूप तो प्राकृत पेंगलम से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर मध्यकाल यदि हम देखें तो 1400 से 1700, जिसमें समूचा, जिसमें सूफी साहित्य आ जाता है और रामाश्रयी जो शाखा है वो आ जाती हैं, तो वो सारा काव्य। और आधुनिक कालखंड जो 1700 से अब तक में अवधि में जो रचनाएं मिल रही हैं, आधुनिक उसे युग कहा जाता है। बघेली जिसे कहा जाए तो रीवा के आसपास जो बघेल राजपूतों के जो बाहुल्य का जो क्षेत्र है, वहां पर ये बोली जाती है और बघेल खंड में बोली जाने के कारण बघेली कहलाती है। जुडार, गहोरा और तिरहारी इसकी जो उपबोलियां मानी गई है। और यदि भाषा साम्य से देखें तो अवधी और बघेली में बहुत अधिक साम्य भी वहां पर दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ी बोली को देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। दक्षिण कोसल भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और लरिया और खल्हाटी भी छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। साहित्यिक दृष्टि से इन बोलियों का अवधि का सर्वाधिक मूल्य है। अवधि में विपुल साहित्य रचा गया है। पूर्वी हिंदी उपभाषा को हमने देखा। इसी तरह यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसकी बोलियां यदि हम देखें, आपको ध्यान रखना है, इसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्कनी, हिंदुस्तानी आदि जो ये बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। यदि हम ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा मध्यकाल में विपुल साहित्य रचा गया है, और आदिकालीन साहित्य में यदि हम देखें तो पिंगल रूप में, और मध्यकाल में भाका नाम से इसका आरंभिक रूप मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तथ्य है। ब्रजबुली शब्द का, ब्रजभाषा के लिए जो ब्रजबुली शब्द आया है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। और इसका विकास को भी हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल इस तरह से देख सकते हैं। खड़ी बोली को हम देखते हैं, जो पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है। यहाँ पर ब्रजभाषा के बाद हम खड़ी बोली देख रहे हैं, और खड़ी बोली का यदि हम अन्य नाम देखें तो कौरवी है, जो कि हम देख चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने ये नाम दिया है। और इसके और अधिक नाम भी हैं, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं वो इसे सीधी कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु इसे कर्कश कहते हैं, जो जॉन गिलक्राइस्ट है वो इसे गंवारू बोली कहते हैं। तो किशोरी दास वाजपेयी जो है, चूंकि इसमें खड़ीपाई का बहुत अधिक प्रयोग है तो खड़ीपाई से संबंधित कहते हैं, और अन्य कई भाषा वैज्ञानिक इसका अर्थ खड़ी, खरी या शुद्ध से लेते हैं। तो ये भी तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, और राहुल सांकृत्यायन इसका प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार अन्य जो भाषा वैज्ञानिक है इसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग लेते हैं, तो ये हम देख चुके हैं। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हमने अभी तक देखी हैं उनके जो नामकरण करता, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। राजस्थानी जो नाम है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। डिंगल नाम बांकीदास द्वारा दिया गया है। ब्रजबुली ब्रजभाषा का एक नाम है, ईश्वर चंद गुप्त ने दिया है। और बिहारी जो बोली है वो ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है। भोजपुरी रेमंड द्वारा दिया गया है, और मैथिली कोलबुक द्वारा दिया गया है। तो ये आपको सारणी याद रखनी चाहिए, परीक्षापयोगी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रश्न इससे पूछे गए हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां यदि उच्चारणगत दृष्टि से देखें, क्योंकि इस पर भी सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ओकार बहुला है, कौन सी आकार बहुला है, कौन सी उदासीन आकार बहुला है, और कौन सी इकार बहुला भाषा है, बोली है। तो उस आधार पर यदि हम देखें तो ओकार बहुला, जिसमें ओ वर्ण की बहुलता आई है, बहुत अधिक प्रयोग मिलता है, तो वहां पर ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी,
ये जो बोलियां हैं वो ओकार बहुला मानी जाती हैं। आकार बहुला की दृष्टि से देखें तो कौरवी और दक्षिणी, कौरवी का मतलब खड़ी बोली से है। उदासीन आकार बहुला यदि हम देखें तो अवधी और बघेली, यहाँ पर इसे आप स्पष्ट पढ़ लें, बल्ली ना होकर बघेली है। और ईकार बहुला की बात करें तो भोजपुरी है। अब हम कुछ प्रश्नों का समावेश करते हैं जो कि पूछे गए हैं बीती प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो जब हम देखते हैं, हमने पुरानी हिंदी की बात की और अपभ्रंश की बात की, उत्तरवर्ती अपभ्रंश की बात की, तो उसी क्रम में हमने देखा कि पुरानी हिंदी जो नामकरण है वो सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते हैं। इंशाअल्लाह खां तो रानी केतकी की कहानी से संबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो एक इतिहासकार हैं और आलोचक हैं, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो पुरानी हिंदी नामकरण देते हैं अपभ्रंश की उत्तरवर्ती अवस्था को। इसी क्रम में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो इसका चयन आपको इन विकल्पों के आधार पर करना है और यहाँ पर जो विकल्प मिलते हैं, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर और प्रेम सागर, इनमें जो प्रारंभिक हिंदी के लेखक चतुष्टय की जो हमने बात की, जिसमें हमने लल्लू लाल की बात की, जिसमें हमने सदल मिश्र की बात की और जिसमें हमने मुंशी सदासुख लाल नियाज की बात की, तो और इंशाअल्लाह खां की बात की, इन सभी रचनाकारों की रचनाएं आती हैं। और यहाँ पर जो विकल्प है प्रेम सागर, यहाँ पर सही विकल्प है। और यदि हम इसको देखें तो लल्लू लाल इसके रचयिता हैं और 1803, देखिए इसका जो वर्ष है वो कहीं पर 1803 है, कहीं पर 1804 है और कहीं पर 1807 भी मिलता है, लेकिन जो प्रामाणिक मिलता है वो 1803 के आसपास मिलता है, तो ये मानना चाहिए। तो 1803 में जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि 1800 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई, उस कॉलेज के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए जो लल्लू लाल है वो प्रेम सागर ग्रंथ की रचना करते हैं और वहीं पर खड़ी बोली का प्रथम प्रारंभिक प्रयोग वहाँ पर मिलता है, प्रथम प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलता है। प्रश्न ये पूछा गया है नेट की परीक्षा में, जून 2005 में पूछा गया है कि हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं के सामने लिख दिया, जैसा कि कामता प्रसाद गुरु व्याकरण हैं और उन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा है, हिंदी व्याकरण उनकी पुस्तक है। किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन, ये उनकी पुस्तक है। उदय नारायण तिवारी की हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये भी भाषा वैज्ञानिक रहे हैं और भाषा के वर्गीकरण, भाषा के क्रमिक विकास और उसके अध्ययन की दृष्टि से ये पुस्तक श्रेष्ठ मानी जाती रही है। और रामविलास शर्मा की भाषा और समाज, ये पुस्तक रही है। तो आपको इन सभी जो लेखक हैं, जो आलोचक रहे हैं और जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, इनकी पुस्तकों के नाम भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न इस तरह भी पूछे जाते हैं। जिन बोलियों को हमने देखा उनकी कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं, तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर छोटा नागपुर जो है वो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में यदि हम अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली जो है, चूंकि बिहारी की जो बोली है वो, तो मैथिली, इसमें आपको इस विकल्प का चयन करना है। अवधी खड़ी बोली और ब्रज ना होकर मैथिली है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? जो हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी का विकास जो होता है वहाँ हम देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से उसका संबंध माना गया है, उसी से इसका विकास, इसकी विभिन्न बोलियों का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी संदर्भ में जो अगला प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो आचार्य भरत मुनि अपभ्रंश को देश भाषा नाम से पुकारते हैं और ये उन्होंने नाम दिया है। दंडी इसे अलग नाम से पुकारते हैं, भरत मुनि ने जो कहा है वो देश भाषा नाम इसे दिया है। प्रश्न ये बनता है निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा में आती है और इसलिए ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है नेट परीक्षा में और चूंकि हमने 22 भाषाओं का
अध्ययन हमने कर चुके हैं, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है। बोडो, मैथिली और डोगरी जो कि अभी तृतीय चरण में जिसका समावेश हुआ है उसमें ये समावेशित भाषाएं हैं। और भोजपुरी यद्यपि बहुत अधिक लोकप्रिय भाषा है लेकिन वो संविधान की 8वीं अनुसूची में समावेशित नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटुर्जी, कहीं कहीं चाटुर्जे नाम भी मिलता है, ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वहां हम देखते हैं जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग सुनीति कुमार चटर्जी वहां पर करते हैं। तो ये इसका सही विकल्प है। वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी का क्रिएशन करते हैं लेकिन जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग सुनीति कुमार चटर्जी करते हैं। कौरवी राहुल सांकृत्यायन नाम देते हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये ध्यान रखनी आवश्यक है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाव न रख्यो का बहुते जो हिंदी भाक्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली की हैं? तो अवधी की है, नूर मोहम्मद ने लिखी हैं और अनुराग बांसुरी में ये समाहित हैं। जब ये कहा गया कि मुसलमान होकर क्यों हिंदी में रचना करते हो, ये एक आक्षेप लगाया गया, तो वो ये पंक्तियां वहां पर अनुराग बांसुरी ग्रंथ में लिखते हैं। तो अवधी भाषा की, अवधी बोली की ये पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक स्टेटमेंट है, एक तथ्य है, एक वक्तव्य है जो किसने दिया है, उक्त विचार किस विद्वान का है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो रामविलास शर्मा जो है अपनी पुस्तक भाषा और समाज में ये बात कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। कई बारी बहुत महत्वपूर्ण जो उद्धरण है वो पूछ लिए जाते हैं, उसी क्रम में इसका अध्ययन भी जरूरी है। इसी तरह जो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये भी अक्सर कहा गया है कि हिंदुस्तानी शब्द अंग्रेजों की देन है। तो ये किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जब वो लिंग्विस्टिक सर्वे की बात करते हैं वहाँ पर ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तानी शब्द जो है जिसमें उर्दू के शब्दों की प्रधानता है, जो उर्दू के निकट बैठती है, तो वो यूरोप के लोगों की देन है हिंदुस्तानी शब्द। इसी तरह एक प्रश्न बनता है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? देखिए यहाँ पर आपको विकल्पों में ध्यान रखना है। यदि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधी ये विकल्प आते हैं तो अपभ्रंश का चुनाव करना है, और यदि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और ब्रजभाषा आ जाता है तो ब्रजभाषा का लोकप्रिय छंद, तो वहाँ ब्रजभाषा का चुनाव करना है। तो इसके दो विकल्प आंसर बनते हैं, उत्तर बनते हैं, जिसमें अपभ्रंश और ब्रजभाषा दोनों इसके उत्तर बैठते हैं कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। चूंकि जो प्रारंभिक रूप है वो तो अपभ्रंश का रहा है और वहीं से भल्ला हुआ जो मारिया, वैसे जो दूहे यहाँ पर आते हैं, सरहपा जो दूहा लेकर आते हैं, तो प्रारंभिक लोकप्रिय छंद तो वहाँ का है, लेकिन जो ब्रजभाषा है उसमें जो ब्रजभाषा के कवि हैं उन्होंने भी इसको बहुत अधिक प्रयोग में लिया है, इसलिए ब्रजभाषा का भी लाडला जो छंद है वो दूहा या दोहा ठहरता है। तो ब्रजभाषा और अपभ्रंश दोनों ही इसके विकल्प माने जाएंगे। इसी तरह भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको भारोपीय परिवार की भाषाएं ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो केल्टिक, इतालिक और जर्मनिक भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि सियोयन नहीं है। तो ये विकल्प बनता है कि सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है नेट में कि कवियों को उनकी जनपदीय भाषा में सुमेलित कीजिए। तो सूर्यमल मीसण जो है, या कहीं मिश्रण भी मिलता है, वो राजस्थानी भाषा के कवि हैं जिन्होंने वैण सगाई अलंकार, वीर सत्साई जैसी रचना लिखी है और वैण सगाई अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग वहां पर किया है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो सूर्यमल मीसण राजस्थानी के कवि हैं, जगदीश गुप्त ब्रजभाषा के, ईसूरी बुंदेली भाषा के और वंशीधर शुक्ल जो हैं वो अवधी भाषा के कवि ठहरते हैं। तो इन कवियों को आपको इस क्रम में ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा कवि कौन सी भाषा का कवि है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है?
तो हिंदी प्रदेश की भाषा मराठी नहीं है, इसमें जरा भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। उड़िया, बिहारी, बांग्ला ये सभी पूर्वी समुदाय की भाषाओं में शुमार है, जबकि मराठी जो है पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। इसी तरह पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म कौन सा है? तो जैसा कि हमने जब बात की पश्चिमी हिंदी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो ब्रजभाषा है, चाहे कन्नौजी है, ये सारी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो हरियाणवी, दक्कनी ये सारी बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अवधी कन्नौजी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली और बुंदेली ये विकल्प मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो प्रथम तीन विकल्पों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी मिल रहे हैं, तो ये तीन विकल्प हो ही नहीं सकते। और बाद में यदि हम देखते हैं तो खड़ी बोली और बुंदेली, ये बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर यहाँ के आसपास जो बोली जाती है। तो खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियों का, दो बोलियों का सही युग्म यहाँ पर इस विकल्प में मिलता है। पश्चिमी हिंदी यदि हम देखें तो ओकार बहुला और आकार बहुला दोनों भाषाएं हैं। ओकार बहुला में यदि हम देखें तो ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है, और आकार बहुला में यदि हम देखें तो कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी और दक्खनी हिंदी ये आते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आपको सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। यहाँ पर हम केवल उन प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, उन प्रश्नों पर टिप्पणी भी दे रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली जो है बिहारी हिंदी संवर्ग में नहीं आती? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीन बोलियां बिहारी उपभाषा में आती है, जबकि जो छत्तीसगढ़ी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की जो हमने बात की वो पूर्वी हिंदी संवर्ग में आती है। छत्तीसगढ़ी जो हम देखते हैं सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के आसपास जो बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो बोली बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी संवर्ग में आती है। और बिहारी हिंदी की बात हमने जैसा कि भोजपुरी, मैथिली और मगही, और मैथिली को हमने इस तरह भी देखा कि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बोली है। तो ये सारे प्रश्न हिंदी भाषा के विकास क्रम से संबंधित थे। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, किस प्रकार कौन सी जो बोली है उसका उच्चारणगत वर्गीकरण क्या है, ये हमने देखा। हमने ये देखा कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता कौन रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी जो बोलियां रही हैं उनकी उपबोलियां कौन कौन सी रही हैं। तो ये सारे प्रश्न जब आप हिंदी की उपभाषाओं को देखते हैं तो क्षेत्र उनका ध्यान रखिए, कौन से अपभ्रंश से उनका विकास हुआ है ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है, और साथ ही किस क्षेत्र में वो बोली जाती है और कौन सी उसकी उपबोलियां हैं। बस ये प्रश्न इस विषय से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर हम बात जारी रखेंगे। नमस्कार।